माइलेज रिलेटेड बात हो अगर, माइलेज तो अच्छा है, तो 17-18 पर इतनी बड़ी गाड़ी को 17-18 माइलेज मिलना तो बहुत अच्छा है। आप ऑटो डिमिंग लाइट की बात करते हैं, ऑटो डिमिंग ओआरएम की बात करते हो, या फिर क्रूज कंट्रोल की बात करते हो, ट्रैक बात जब बजट की आती है तब 7 सीटर आप ढूंढने में लगते हो। अच्छी खासी 7 सीटर की कहाँ पे होती है, कहाँ देखने को मिलती है, लेकिन आपका बजट इश्यू होता है। आपको अंडर 10 लाख रुपीज़ की गाड़ी अगर मार्केट में अगर ढूंढनी हो तो बहुत ऐसे कम जो है वो उस बजट में आपको गाड़ियाँ देखने को मिलती है। ऐसा मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, ये जीता जागता है सैंपल आपके सामने। रेनॉल्ट की ट्राइबर 1.0 जो है वो 1.0 क्यूबिक कैपेसिटी वाला रेनॉल्ट का यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है। कितना बड़ा सा गोल मोटर लोगो आया था देख लो। से मेरे सामने है रेनॉल्ट की ट्राइबर 1.0 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर मोटर आती है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप देख सकते हो। यूरोपियन स्टाइल वाली जो गाड़ियाँ होती है ना वो प्रैक्टिकल होती है सबसे, उनकी इंजन रिलायबिलिटी भी उतनी ज़बरदस्त होती है। मारुति सुजुकी के बाद बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं कि जो है वो गाड़ी ऐसी गाड़ियों पे, स्पेशली जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती है उन पे ट्रस्ट रखना मतलब कम ट्रस्ट रखते हैं। लेकिन सामने जो मेरे जीता जागता है सैंपल देख रहे हो ना, रेनॉल्ट की जो ट्राइबर को देख रहे हो, वो उसमें से जो सबसे अव्वल नंबर पर आती है। मारुति सुजुकी के बाद जब अगर किसी ने मार्केटिंग की होगी ना तो ये ट्राइबर की है। 7 सीटर आती है, अभी मैं दिखाऊंगा, अंदर लेके चलता हूँ, थोड़ा सब्र करो। यहाँ पे रेनॉल्ट का पीछे आपको अगेन आपको जो है वो क्रोम फिनिशिंग में लोगो देखने को मिलता है। ट्राइबर ऐसा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, रेनॉल्ट यहाँ पे लिख के आता है। हेलोजन की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। पीछे जो है वो पीछे आपको अगेन हेलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं। डेडिकेटेड आपको रिवर्स लाइट देखने को मिलता है। लंबाई लेंथ की बात करते हो तो लेंथ भी बहुत बड़ी है, सफोमीटर से आगे जाती है। लेंथ वाइज विड्थ वाइज सबसे प्रैक्टिकल गाड़ी है। अगर आप ऑफ रोडिंग भी अच्छी खासी, अभी जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त शूट कर रहा हूँ वो खाली चट्टान है, खाली मैदान है, लेकिन ऐसी जो गाड़ी है वो बहुत ऐसी सबसे प्रैक्टिकल बन जाती है जब ऑफ रोडिंग की बात आती है। एसयूवी के मतलब ये जो गाड़ी है वो एमपीवी है। यहाँ पे देख सकते हो विड्थ वाइज अगर बात करते हो तो काफ़ी अच्छी जो है आपको विड्थ देखने को मिलता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात होती है तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अच्छा खासा आपको डेली पर्पस अच्छी तरह से जो आपका है वो काम निभाता है। अलॉय व्हील्स में नहीं आते, अलॉय व्हील्स जो आते हैं वो आपको डायमंड कट वगैरह देखने को नहीं मिलते। जिस प्राइस सेगमेंट में आती है वो मेरे ख्याल से ऊपर के जो है वो बीच वाला मॉडल है। RXL यहाँ पे बीजिंग लगाई हुई है। अभी खैर अंदर चलेंगे। यहाँ पे डोर वाइजर है, डोर प्रोटेक्टर है, यहाँ पे कोई क्रोम फिनिशिंग अगेन आपको देखने को मिलती है। जो डोर गार्निश है आपको देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल से जो है वो यहाँ पे आपको ORVM देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कोई डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर या फिर फेंडर में इंडिकेटर नहीं दिया गया है। जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट है वो रेनॉल्ट ट्राइबर में इस जो है वो टायर के इधर आती है, क्योंकि ये बेस के ऊपर का वेरिएंट है। टॉप एंड मेरे नहीं है लगता है मेरे ख्याल से। आगे अगर बात करो तो बड़ा सा रेनॉल्ट का लोगो आता है जो हमेशा की तरह आपको तो पता ही है। खैर निसान मैग्नाइट में या ले लो या फिर फ्लुएंस में ले लो, हमेशा ये इतना बड़ा लोगो वो कोई भी गाड़ी हो रेनॉल्ट की पर्टिकुलर वो देते ही है। नंबर प्लेट तो आपकी खैर बेजिंग यहाँ पे देख सकते हो। नीचे अगर बात करो तो स्कर्व प्लेट यहाँ पे एस जैसी आती है। अगर गाड़ी की अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करो ना, कुछ ज़्यादा क्रोम वगैरह देके या फिर ज़्यादा फीचरिस्टिक देके मतलब बड़ा चढ़ाया नहीं है गाड़ी को, नॉर्मल से फीचर्स है। लेकिन जो है ना वो प्रैक्टिकल गाड़ी उस जिस प्राइस में अगर उस बता दूँ ना आपको ऑन रोड कॉस्ट जो गाड़ी की आती है उस प्राइस रेंज में ये 7 बंदे बिठा के आसानी के साथ एक फैमिली पैकेज बन जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो आपको डोर जो है वो क्लियरेंस का जो दूसरे जो है साइड आपको देखने को मिलता है। अगर आगे बात आती है आपको अंदर लेके चलूँगा। यहाँ पे कोई अगेन डोर गार्निश यहाँ पे नहीं दिखाई देता। यहाँ पे जो नीचे है वो आपको गार्ड मतलब जो डोर प्रोटेक्टर लगाया हुआ है। फिलहाल जो अंकल की गाड़ी यहाँ पे किसी की हालत में मतलब जब थोड़ी सी बुरी है, घिस चुकी है थोड़ी सी, वो आपको डेंट देखने को मिलता है। क्या, क्योंकि भीड़ का ज़माना है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो बढ़ गया, इधर उधर घिसेगा ही। RXL की बीजिंग लगाई है, विंडशील्ड आता है, मतलब जो फिल्मिंग है ना थोड़ी बहुत 20% आपको दिखाई पड़ती है। पीछे अगर बात करूँ तो हाइड्रोलिक स्टर्ट्स आते हैं जो है वो ऐसे मैकेनिज्म ओपन क्लोज आप कर सकते हो। 7 सीटर देख लो भाई, प्रैक्टिकलिटी कितना सामान भरा पड़ा है। अगर पीछे का रो जब क्लोज बंद करते हो, अगर पीछे की लास्ट की रो की सीट अगर बंद करते हो ना, मतलब 60-40 करते हो तो कितना आप देखो भाई 210 लीटर के भी ऊपर के मतलब 500 लीटर के ऊपर लमसम आपको टैंक मिल जाता है। यहाँ पे अगर बात होती है फिर से अगेन आपको आगे LED एक आपको लाइट देखने को मिलती है। लेकिन जो आप ऑटो डिमिंग लाइट की बात करते हैं, ऑटो डिमिंग ORVM की बात करते हो या फिर क्रूज कंट्रोल की बात करते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल की बात करते हो, ऐसी चीज़ें इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलती। क्योंकि ये जो उस प्राइस सेगमेंट में आती है ना वो इंडियन इकोनॉमिकल जो फैमिलीज होती है उनके पर्पज में वो डेली आ सके। अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो इस तरह से कुछ गाड़ी की फ्रंट है।
वो आपको देखने को मिलती है। जो अगर नीचे की बम्पर की बात करते हो तो थोड़ा बहुत अगर आप अच्छे खासे फिजिक वाले बंदे अगर गाड़ी में रखते हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे में। आगे जो है वो थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब ऐसी गाड़ी टेढ़ी है तो आगे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, पत्थर वत्थर लग सकते हैं। अभी अगेन अंदर बाहर चलेंगे, अंदर बात करते हैं। इग्निशन नॉर्मली मैनुअल आता है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो। हैंड ब्रेक की जो है वो सिंबल आपको देखने को मिलता है क्योंकि हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पे अगेन आपको देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत हाईलाइट यहाँ पे लगाया दिया है। यहाँ पे अगेन पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ अच्छी खासी प्रैक्टिकल गाड़ी है। मतलब जिस प्राइस रेंज में आती है ना, काफ़ी सारे ऐसे फीचरिस्टिक जो आपको फीचर दे रखे हैं। 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। रिवर्स आपका आगे मिलता है, रिवर्स के लिए नॉब दबाना पड़ता है। यहाँ पे अगेन आपको रेनॉल्ट की बेजिंग मिल जाती है। गोल मटोल सा रेनॉल्ट का जो है वो स्टीयरिंग व्हील लेदर रैपिंग किए हुए आपको दिखाई पड़ता है। अगेन 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग अगेन बरकरार है। ORM है, ऑटो डिमिंग ORM नहीं है, मैनुअल करने पड़ता है। विंडशील्ड यहाँ पे है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे है। 13,000 लमसम किलोमीटर चल चुके हैं। जो इग्निशन की बात होती है यहाँ पे जो फीचर्स दिए हुए हैं, अपना नॉर्मल सा डे टाइम जो रनिंग लाइट्स होती है मैनुअल ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन देखने को मिलता है। अगेन आपको चाबी की मैनुअल की देखने को मिलता है। एक्सीलेटर है, क्लच हुआ, ब्रेक हुआ, नॉर्मल सी देख रखी है। फ्यूल लीड ओपन करना होता है यहाँ पे आप कर सकते हो। आगे फीचर 60-40 करनी, 60-40 तो ये नहीं होती, स्लाइड होती है। यहाँ पे टेलीस्कोप नहीं होता, सिर्फ टिल्ट होता है। टेलीस्कोप करने के लिए आपको टॉप एंड में जाना पड़ता है, वो भी मेरे ख्याल से लमसम नहीं होता। बॉटल होल्डर के लिए ये जो है ना यूरोपियंस वो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि आगे जो बहुत सारी कंपनी होती है ना बॉटल होल्डर की जो बॉटल की प्लेसमेंट तो ऐसे रखते हैं, लेकिन इनमें जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी, यानी कि यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे ऐसे मतलब अंदर घुसा के दगानी पड़ती है और यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन अगर एक बॉटल होल्डर की बात मतलब एक बॉटल में आती है ना तो यहाँ पे पेपर वगैरह नहीं रख सकते, छोटी खाली पड़ जाती है। लेकिन उनका दिमाग देख लो, सोच देख लो, यहाँ पर भी आपको स्पेस दे रखा है। अभी ये टॉप एंड के नीचे वाला वेरिएंट है, दो जो है वो विंडो आपको ऑटो मिल जाती है, पीछे वाली मेरे ख्याल से मैनुअल है। तो यहाँ पे है वो सनरूफ आपको देखने को मिलता है, नॉर्मल सा दे रखा है, हेलोजन लाइट दे रखा है, मेरे ख्याल से अभी चालू है, बंद है, इग्निशन बंद है, इग्निशन चालू करता हूँ, हेलोजन आपको लाइट देखने को मिलता है। ऐसे कुछ MIDs है। MIDs अगर मैं गाड़ी टर्न ऑन कर दूँ तो यहाँ पे 188 मतलब हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल आता है। मतलब जिस प्राइस रेंज में आती है ना, बहुत सारे मतलब जो पार्ट्स है गाड़ी के रिलेटेड वो प्रैक्टिकल है भाइयों। मतलब जिस प्राइस रेंज में आएगी उस प्राइस रेंज में अच्छे खासे डेली पर्पज वो उस बंदे के निभा सकती है गाड़ी, ऐसे है। अगर ये आगे की बात हुई, ऐसे कुछ दे रखा है। 1.0 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड जो है वो रेनॉल्ट का इंजन आपको देखने को मिलता है। थर्ड सुन लो यार, मतलब क्या चाहिए आपको, 7-7.5 लाख के अंदर गाड़ी आती है, ऐसे थर्ड सुन लो, क्या चाहिए आपको और क्या एक्सपेक्ट करते हो। RXL की बेजिंग आती है, थोड़ा सा आवाज़ इधर उधर आता है, जो पार्ट पुरानी भी गाड़ी हो चुकी है इसके वजह से आता ही है। यहाँ पे है वो 60-40 अगेन आपको बेंच फोल्डिंग वाले सीट्स देखने को मिलती है। यहाँ पे फिलहाल सर का सामान पड़ा, यहाँ पे जो है वो बंदे आसानी के साथ अपना पैर फैला के बैठ सकते हैं। 60-40 फ्लिप सीट इसकी भी होती है, पीछे की भी होती है। अगर ये सीट फोल्ड कर दो ना तो आपका मतलब संसार ही पूरा फैमिली जाने वाली है। अगर 2 बंदे आगे बिठा दो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पेस बन जाएगा आपका। यहाँ पे खैर आपका हेडरेस्ट की अगर बात होती है, अगर यहाँ पे बंदा बैठाया जाए ना तो 6 फीट वाला बंदा आसानी के साथ रह सकता है। कैबिन स्पेस देख लो कितना ऊंचा भरा पड़ा हुआ। आगे पीछे अगर बात करते हो तो बहुत रो बन जाता है जब आप पीछे 7 सीटर में, यानी कि 7 सीटर में लास्ट के 2 बंदे जो बैठते हैं, तो मेरे ख्याल से लमसम लास्ट के 2 बंदे जो है वो इतनी अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि लॉन्ग जर्नी की बात अगर होती है तो थोड़ा बहुत पैर में तकलीफ आ सकती है, क्योंकि इतने कंफर्टेबल वो नहीं रह सकते। तो ये बात हुई पीछे की। लेकिन अगर 5 बंदों की अगर प्रैक्टिकल व्हीकल विथ सामान बोलो ना तो 500 लीटर के ऊपर भी ये बूट आता है। विंडशील्ड यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे दे रखा है, बहुत ही अच्छी। मतलब जो प्राइस ब्रैकेट उन्होंने रेनॉल्ट ने सेट किया है ना, सुजुकी की अगर अर्टिगा की जानी मानी दुश्मन हो तो ये भाई रेनॉल्ट की ट्राइबर अभी भी उतने ही सेल है जितने आपको देखने को मिलते हैं। पेट्रोल इंजन है मेरे ख्याल से लमसम 1.0 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर मोटर आप देख रहे हो। यहाँ पे पेट्रोल इंजन जो रेनॉल्ट के तरफ से प्योर इंजन, इंपोर्टेड इंजन आता है रेनॉल्ट का, यूरोपियन इंजन, यूरोपियन स्टाइल में, इतना स्मूथ, चलने में मक्खन, कोई 1% की भी परेशानी नहीं, इतना स्मूथ आपको देखने को मिलता है। बैटरी प्लेसमेंट जो फिलहाल यहाँ पे है, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स वगैरह कुछ नहीं दिए गए, क्योंकि ये ऐसी मॉडर्न, मतलब जो आप 20 लाख के ऊपर की गाड़ी की रेंज की बात करते हो तो ऐसे कुछ फीचर्स दे नहीं है। नॉर्मल सी आपको डंडी दे रखी है जो आपको होल्ड करके रखती है। अभी जो बॉनेट खुला है ना उसकी जो है वो वार्निंग उसने दे दी है।
जो लॉक अनलॉक है वो मैनुअल से आता है, कोई ऑटोमेटिक नहीं आते। पियानो ब्लैक फिनिशिंग अगेन यहाँ से चली गई है ना, वो वहाँ तक गई है। ओवरव्यूम की बात हो गई तो हाथ से ऐसे ही मैनुअली करने पड़ते हैं। एसी वेंट्स दे रखे हैं, चारों के चारों डेडिकेटेड। गणेश मूर्ति है रेनॉल्ट का। यहाँ पे अगेन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लोगो देखने को मिलता है। तो ये बात हुई ये बीच वाली। अगर ये मैं आपको प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो पीछे लेके चलता हूँ, जो गाड़ी के अभी दिखाता हूँ आपको। ये पीछे वाला जो अब जब रो खोलते हो ना, तो पीछे देख लो भाई साहब, पीछे से ये जो व्यू है ना, कितना मैदानी हो गया। मतलब बोलेरो से कम है क्या? बोलेरो लेने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना स्पेस भरा पड़ा है। मतलब जो है वो बंदे आसानी के साथ अपना ट्रैवल वगैरह बैक पैक करके मुंबई से गोवा हो जाना हो या फिर आगरा मथुरा जाना हो, आराम के साथ जा सकते हैं विद दिस लगेज। कितना ज़बरदस्त है। सरकार ने जो मैंडेटरी की है, जो गवर्नमेंट ने, उसमें से 3 सेंसर इस गाड़ी को आते हैं। कोने के सेंसर आप अगर बात करते हो, उसकी सीधी अराइवल जो अर्टिगा की प्राइस 9-9.5 लाख में चली जाती है, लेकिन वो उससे भी कम प्राइस में आपको ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। यहाँ पे 3 सेंसर आपको आते हैं, लेकिन कॉर्नर वाले सेंसर नहीं आते। इसका जीता जाता एग्जांपल है, ये थोड़ी फेंडर में घिस चुकी है। सेंसर की वजह से ज़्यादा डिपेंड ना रहो सेंसर में, अपने आप खुद चलाओ। हाइड्रोलिक स्टार्ट अगेन आपको देखने को मिलता है। लेकिन मुझे एक शिकायत रेनॉल्ट वालों से है, क्योंकि ये मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब आप गाड़ी देते ही हो ना, तो मतलब इतनी अच्छी देते हो, लेकिन ये क्या है भाई साहब, थोड़ा बहुत तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अंदर वाली सुधारो यार। यहाँ पे थोड़ा सा अगर बीच में अगर गैप, पैनल गैप देखते हो ना, तो बहुत सारे आपको पैनल गैप देखने को मिलते हैं। ठीक ठाक है, लेकिन थोड़े बहुत इम्प्रूव हो सकते थे बीच में से। अगर आपको जो है ना, वो अगर गैप देखोगे तो बहुत सारे उन्होंने गैप छोड़े हुए हैं। जब अनइवन रोड की या अनसेटल्ड रोड की बात आती है, तो ऐसी गाड़ियाँ थोड़ी अंदर बजने लगती हैं। ये सब बातें हुई इस गाड़ी के अंदर से और बाहर से। अलॉय व्हील की बात होती है तो अपोलो के टायर्स आते हैं। जो टायर प्रोफाइल है वो मेरे ख्याल से लमसम 160/80, जो वही डिज़ायर वाला आपको सिमिलर देखने को मिलता है। ऐसे कुछ इंजन है। और इंजन जो मुझे सबसे अच्छा लगा ना, 3 सिलेंडर इंजन। मारुति सुजुकी वालों, इनसे सीखो ज़रा इंजन बनाना। वो तो इनसे सच में यूरोपियन से सीख जाओ। ऐसे कुछ बात हुई गाड़ी की। अभी जो बात है ना, जैसे आप सोच रहे होंगे जो 7 सीटर जो गाड़ी की हालत है ना, इतनी अच्छी तरह से अभी भी 7-7.5 लाख में आराम के साथ 5 लाख के अंदर भी वो सेल हो जाएगी। जैसे उन्होंने ये गाड़ी रखी है ना, वैसे आप सोच रहे होंगे उनके ओनर भी वैसे ही होंगे जो गाड़ी ऐसे रखते हैं। तो सीधा उनसे बात करें कि गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहा और क्या है एक्सपेक्टेशन उस गाड़ी के साथ, और क्या सबसे मेजर खास एडवांटेज जो है वो चीज़ आपको लगी। सबसे पहले आपका अंकल शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। संजय कोरे। आप सेटिस्फाइड हो रेनॉल्ट की ड्राइवर से? हाँ। मतलब क्या इतना सबसे, जब आप ये गाड़ी आपकी नहीं है कि सेकंड हैंडेड है, मेरे को बता। नहीं है, 2.5 साल हो गए मेरे को लेके। 2.5 साल में आपका टोटल 13,000 लमसम किलोमीटर चल चुका। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपको गाड़ी को लेकर? एक्सपीरियंस है, घाट सेक्शन में चलाता है, लेकिन गाड़ी का पिकअप अच्छा है, उसमें कोई ये नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं आता है। सस्पेंशन की बात हो या फिर माइलेज रिलेटेड बात हो, अगर माइलेज तो अच्छा है, तो 17-18, इतनी बड़ी गाड़ी को 17-18 माइलेज मिला तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से तो इतना अच्छा लगता है। अगर आप टंकी फुल कर दो गाड़ी की, तो लमसम मेरे ख्याल से ऑन रोड अगर 80 किलोमीटर के अंदर अगर नॉर्मल स्पीड से चलाओ, तो आपको ये कितने तक माइलेज दे सकते हैं, जो मारुति सुजुकी से बेटर देती है कि नहीं, पहले मुझे बताओ। 19 देते हैं सर, मैं निकाला। क्या बात कर रहे हो? अरे 18-19 देते हैं अंकल, सच में? मारुति सुजुकी को मतलब अगर सच में बोल रहा हूँ मैं, चलाएगा ना 18-19 मेरे को। कोई अगर सच में बोल रहा हूँ अंकल मैं, अगर कोई ना जो है वो 6-5 लाख की वैगनर लेना चाहता है ना, तो सच में अगर वो बजट निकाल के ये गाड़ी ले सकता है। पक्का ले सकता है। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि 7 सीटर है यार, प्रैक्टिकल चीज़ है, थोड़ा बहुत स्पेस भी मिल जाता है, और इतने कम चीज़ों में मतलब 1 लाख का फर्क है। अगर माइलेज देखा तो अभी 18 के ऊपर ही रहेगा मेरा माइलेज। अभी मैं एसी भी लगा था इसमें। आप रैश ड्राइविंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, नॉर्मल चलाते हैं स्पीड? ये मैं भी प्रेफर करता हूँ, और इंडियन रूल के हिसाब से आपको गाड़ी चलानी चाहिए, ये मैंडेटरी में करता हूँ। चलाता है, लेकिन मेन रोड पे मैं हाईवे पे भी ऐसे के अंदर चलाता है, इसके कारण क्योंकि मेरे को माइलेज अच्छा मिलता है। और सबसे मिलने के लिए मैं गाड़ी पूरा, क्योंकि मैं 23 साल से गाड़ी का प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है, मेरी ये 7वीं गाड़ी है। और आप मुझे एक खास बात मुझे बतानी है इस गाड़ी के, मतलब ये जो ड्राइवर है आप खैर दो जानते हैं, इसलिए आपका ट्रस्ट है। अगर बहुत सारे इधर के बंदे होते हैं, मतलब ज़्यादातर के गांव एरिया में, जो मारुति सुजुकी सबसे पहली, किसी की भी ले लो, मारुति सुजुकी पहली चॉइस रहती है कि उसका पार्ट्स वगैरह जल्दी मिलता है, मेंटेनेंस की कोई तकलीफ नहीं रहती है, इसकी वजह से कहीं पे भी जाके। तो आपने ये पहले चॉइस जो जब सिलेक्ट की, तब आपने पहले मारुति सुजुकी को देखा था? हाँ, मारुति सुजुकी को देखा था, मैं सब गाड़ी को देखा, मारुति सुजुकी को देखा, टाटा वालों को देखा, लेकिन मेरे को इतना कम रेट में इतनी अच्छी गाड़ी, जैसे एर्टिगा की कंपटीशन के लिए गाड़ी जो मेरे को जो मिला ना, तो मेरे को यही पसंद आ गया।
तो क्योंकि एर्टिगा का और इसका रेट में बजट देखा तो कम से कम 2-2.5 लाख का डिफरेंस पड़ रहा है। कमाल है। और मतलब आपकी जो सोच होती है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे बंदों की कम सोच होती है, सब जो ज़्यादातर मारुति अर्टिगा लेते हैं, लेकिन आपके पैसे भी 4 बच जाते हैं। और 7 सीटर अगर प्रैक्टिकल हो तो ऐसी गाड़ी मिलना बहुत कम होता है। और ये भी जो गाड़ी अभी आप देख रहे हो ना, तो बेचो ही मत, मेरे ख्याल से बहुत कम है, रेयर है, और कम होना, डिसकंटिन्यू भी हो जाएगी मेरे ख्याल से लमसम, क्योंकि रेनॉल्ट अभी जा चुका है, या फिर कभी भी जा सकता है। क्योंकि जो आपको पता है, फोर्ड की बात तो पता है, फोर्ड तो चला गया, वैसे भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये यूरोपियन गाड़ियाँ है, यूरोपियन कंपनियाँ हैं, कुछ उनका कह नहीं सकते। तो सबसे, अगर आप मुझे बताओ फैमिली में कितने मेंबर्स हैं आपके? मेरी फैमिली में टोटल मेरे माँ पिताजी है। टोटल कितने हैं पर्सन? टोटल 7 पर्सन। तो 7, मेरे को एक बात बताओ, 7 पर्सन को अगर आप, ये जो आपने गाड़ी जब ली थी तब फैमिली पर्पस के लिए ली थी? हाँ, आपके फैमिली को देख के ली थी कि भाई मैं उनको घूम सकता है, उनको घूम सकता हूँ विद पैकेज, मतलब आपके लगेज वगैरह हो, सूटकेस हो, आप घूम सकते हो। अभी मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना, बिल्ड क्वालिटी आपको मारुति सुजुकी की अर्टिगा की अच्छी लगती है या फिर रेनॉल्ट ट्राइबर की? मेरे को रेनॉल्ट की लगती है, रेनॉल्ट की बहुत हेवी लगती है मेरे को। रेनॉल्ट की आपको हेवी लगती है? मुझे भी ऐसा फील होता है कि रेनॉल्ट की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे भी हेवी लगती है, क्योंकि अर्टिगा की अगर बात जब आती है तब अर्टिगा की तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर बलेनो की बात आती है या फिर सुजुकी स्विफ्ट की बात आती है तो बहुत ही ज़्यादा आपको गंदी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। मैंने अर्टिगा भी देखी और ये भी देखी, लेकिन जो पीछे वाली जो ये होती है ना, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है गाड़ी अर्टिगा के लिए। अभी ये हो गए प्लस पॉइंट जो आपने, जो ये गाड़ी लेने में आपको मजबूर कर दिए, जो आपको अच्छे लगे। अभी मुझे कोई ऐसी नेगेटिव बात बताना इस रेनॉल्ट ट्राइबर की जो सबसे आपको अच्छी नहीं लगी हो। मेरे को तो अभी तक 2.5 साल में चला रहा है, मेरे को कभी भी गाड़ी ने धोखा नहीं दिया। कभी भी गाड़ी ने धोखा नहीं दिया। ये होता है भाई, ये ट्रस्ट जो है वो यहाँ से निकलता है, रेनॉल्ट का लोगो से। जो ट्रस्ट उन्होंने, जो बाहर से कंपनी के, बाहर से जाके जब ऐसी कंपनियां जब इंडियन मार्केट में जब बवाल मचाती है, धूम मचाती है ना, तब मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों को कुछ करने से पहले, यानी कि प्रोडक्ट लाने से पहले 10 घंटे सोचना ही पड़ता है, और बाद में जाके आपको गाड़ी देखनी पड़ती है, ऐसा कुछ करना पड़ता है। और ये जो कंपनियां बेसिकली होती है ना, फोर्ड तो छोड़ दो, लेकिन रेनॉल्ट जैसी कंपनियां, ऐसी कंपनियां ट्रस्ट जो बाहर से आती है, इंपोर्टेड कंपनी होती है, जो बाहर से आके जब कस्टमर कलेक्ट करना, और ऐसे जब गाड़ी, मतलब वैल्यू पर मनी गाड़ी लाना कोई बस की बात नहीं होती है। तो ये रहा मेरा टोटल ओनरशिप एक्सपीरियंस इस रेनॉल्ट ट्राइबर के साथ। 1.0 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर आप सेटअप देख रहे हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। OMY 007 ब्लॉग का सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।